आज के सेशन में मैं सभी शिक्षकगणों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का सेशन होगा शैक्षणिक स्थिति से लेकर कार्यकाल, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासी स्थिति, कंप्यूटर और लैपटॉप, मोटरयान, कृषि भूमि, आवासीय भूमि और सभी स्रोतों से मासिक आय के बारे में, यानी सभी चीज का हम वर्णन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो है जो बच्चे खोचा रहेगा, यानी कि जो चीज पॉइंट आपको डाउट रह जाएगा, यानी आपके कमेंट के अनुसार जो है उसको क्लियर करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कोई भी चीज आपको बच जाएगा। शैक्षणिक स्थिति में जो है हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे जो है शैक्षणिक स्थिति का सभी का कोड दिया गया है, देख सकते हैं आप। जब भी आप मोबाइल ओपन कीजिए, यानी मोबाइल का जस्ट हम आपको प्रशिक्षण देंगे, यानी मोबाइल के बारे में बताएंगे, आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। उसमें सब शैक्षणिक स्थिति का तुरंत आपको क्लिक कीजिएगा, उसमें सारा कोड जैसे दिख रहा होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सभी जो है आपके सामने उपलब्ध रहेगा। इसके अनुसार ही कोड आपको फिल करना है, उसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यदि कक्षा 1 में यदि पास है तो कक्षा 1 का कोड देना है, यानी 1 देना है। और कक्षा 1 से पहले, यानी जिसको आप मूर्ख के श्रेणी में रखते हैं, निरक्षर के श्रेणी में रखते हैं, उसको यहाँ पर बिहार सरकार पूर्व प्राथमिक में रखा है, यानी कि 0 कोड भरना है। समझ में आ गया होगा। और इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सारा वर्णन किया गया है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं क्या है। यानी कोई आपको बता दिया कि हम पीएचडी किए हुए हैं, तो आपको मान लेना है कि भैया वो पीएचडी की है, पीएचडी का कोड आपको डाल देना है। यानी उनसे न तो सर्टिफिकेट की डिमांड करना है, नहीं कोई चीज का डिमांड करना है, लेकिन उनको एक बात जरूर बता देना है कि आप जो है जो भी इसमें वर्णन कीजिए सही सही वर्णन कीजिए, क्योंकि आपका हस्ताक्षर होगा, है ना। तो इसीलिए जो है सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं करना है, लेकिन उनको सतर्क करना है कि सभी वर्णन आप सही सही दीजिए। इसके बाद कार्यकलाप। कार्यकलाप में ध्यान देना है कि कार्यकलाप का यहाँ पर कोड है और नीचे भी आपको कोड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी आपको जो है कार्यकलाप का पूरा कोड आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए पूरा आपको कार्यकलाप का कोड दिया गया है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि 13 से 15 ये आपके यदि कोड देते हैं, ये 3 कोड, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये 13, 14, 15 यदि कोड दे देते हैं, इसका संबंध डायरेक्ट आपको 17 से है। इसका संबंध डायरेक्ट किससे है? तो 17 से, यानी सभी स्रोतों से मासिक का है। यानी 13, 14, 15 जब ही आप कोड दे दिए तो आपको 17 नंबर कॉलम में आपको क्या भरना है? तो 8 को फिल करना है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यकलाप कोड 13 से 15 लागू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप विद्यार्थी है तो निश्चित रूप से नहीं कमाते होंगे, गृहिणी है तो निश्चित रूप से नहीं कमाते होंगे, और कुछ नहीं मतलब आप जो है घर पर बैठे बैठे खाते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं। तो यहां तक आप क्लियर समझ में आ गया होगा। और इसमें ज्यादा कुछ बताने की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी का कोड देना है, स्वरोजगार है, कृषि है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि हमको समझने में ये चीज दिक्कत होगी, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी और असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी, ये 2 पॉइंट समझने में प्रॉब्लम होगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कोई चीज बताने में ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पर कहेंगे संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी का मतलब क्या हुआ और असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी का मतलब क्या हुआ। जैसे हम कहीं बाजार में कोई दुकान खोल दिए, है ना, जहां पर हम टैक्स नहीं देते हैं, पीएफ नहीं करते हैं, तो उसमें जो हम असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी हम करेंगे। लेकिन जहां पर हमको पीएफ करता है वहां पर जो हम करेंगे संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी। पूरा क्लियर समझ में आ गया। यानी कि जहां पर हम ऐसे ही मतलब दुकान कहीं पर खोले हुए हैं और नॉर्मल मतलब मेरा बिजनेस है, तो उसमें जो हम असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करेंगे, यानी कि 3 नंबर कॉलम भरेंगे। पूरा क्लियर हो गया। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगा। अब जो है बढ़ते आगे की तरफ, आवासीय स्थिति। आवासीय स्थिति में भी ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवासीय स्थिति आप जो है फर्स्ट चरण में ही कर लिए होंगे, यानी कि प्रथम चरण में कि कौन सा आवासीय क्या है नहीं है, है ना। अब इसमें सब कुछ क्लियर है कि गृहिणी, भिखारी, ये सब ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आवासीय स्थिति में जो है कौन सा खपरेल है, टीन है, इसके लिए कोड क्या है, झोपड़ी के लिए कोड क्या है, ये सारा कोड आपको मिलेगा और इसी कोड के अकॉर्डिंग जो है आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर भी आपको आवासीय स्थिति का कोड दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आवासीय स्थिति का कोड दिया हुआ है आपको। पक्का मकान है,
कि पक्का मकान एक कमरा का है कि दो कमरा का है, दो कमरा से अधिक है, या खपरेल है, टीन है, छत है, खोपड़ी है, या आवासहीन है, यानी कि आपको आवास नहीं है, तो आपको 5 नंबर का कॉलम फिल करना है। तो इसमें भी आपको ज्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो आपको प्रपत्र मिलेगा उसी प्रपत्र में ये कोड भी आपको नीचे दिखाई देगा, तो कोई ज्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं। एक दिन आपको जब लास्ट होगा वीडियो, तो अगले वीडियो में जो हम इसको पूरा फिल करके आपको बताएंगे, इसलिए आप कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते रहिए। और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है हर पॉइंट आपको पहले मिले, हर पॉइंट की सॉल्यूशन मिले। अब यहाँ पर आवासीय स्थिति आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम यदि बात करते हैं अस्थायी प्रवासी की स्थिति। अस्थायी प्रवासी की स्थिति का मतलब जो है, आप जिस टाइम आप फर्स्ट चरण में जब आप किए होंगे तो उस समय आप दिए होंगे अस्थायी प्रवासी स्थिति या अस्थायी प्रवासी स्थिति, ये सब सारा चीज आप जो है बताए होंगे। और किसको आप गैर आवासीय में रखे थे, किसको जो है अस्थायी में रखे थे, यह सारा चीज आप दिए थे। इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बता देते हैं। करे अस्थायी प्रवास से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति परिवार, शिक्षा या रोजगार हेतु 6 महीने तक या उससे अधिक परंतु 1 वर्ष से कम समय के लिए गणना स्थान से बाहर रहता हो, परंतु उपरोक्त प्रयोजन समाप्त होने पर गणना क्षेत्र में अस्थायी रूप से लौट जाने वाला हो। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कर वैसे परिवार जो 1 वर्ष से अधिक समय से गणना क्षेत्र से बाहर हो और किसी अन्य स्थान पर अपनी जीविका और सांसारिक कार्यों का निष्पादन लंबे समय से कर रहा हो और निकट भविष्य में गणना क्षेत्र में लौटने की संभावना न के बराबर हो, तो उस व्यक्ति परिवार की गणना नहीं की जाएगी। क्या होगा? नहीं की जाएगी। यानी कहने का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति यहां पर घर बना लिए है, लेकिन वो व्यक्ति को लौटने का कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है, तो उसका गणना यहां पर नहीं किया जाएगा। समझ में आया क्या बोले? यदि कोई व्यक्ति यहां पर किसी का घर है, लेकिन उसका गणना तब किया जाएगा जब उनको लौटने की संभावना हो, लेकिन वो व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में क्या हुआ, चले गए और वहां पर अपना घर बसा लिए और यहां पर आने की कोई संभावना नहीं है, तब उनको गणना नहीं किया जाएगा। इसका क्या, वैसे व्यक्ति न कि परिवार की गणना अस्थायी प्रवासी स्थिति के अधीन की जाएगी जो 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय से गणना क्षेत्र से बाहर हो, परंतु उसके परिवार के सदस्य या माता पिता, भाई बहन, चाचा आदि के गणना क्षेत्र में अस्थायी रूप से रह रहे हो। वैसे व्यक्ति की गणना अस्थायी प्रवासी स्थिति के अधीन की जाएगी जो 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय से गणना क्षेत्र से बाहर हो, परंतु उसके परिवार के सदस्य जो है, माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे बच्चे हो, गणना क्षेत्र में जो अस्थायी रूप से यदि रह रहा है, तो उसको जो है क्या किया जाएगा, गणना किया जाएगा। आगे समझ में? करेक्ट। वैसे व्यक्ति जो गणना के समय प्रगणक पर्यवेक्षक के समय उपस्थित नहीं हो और बिहार के किसी अन्य स्थान पर शिक्षा या रोजगार के लिए अस्थायी रूप से प्रवासित हो, तो उनकी गणना प्रवासी स्थान पर ही यथासंभव कराई जाएगी, यथासंभव कराई जाएगी। यदि परिवार द्वारा उनकी गणना भी परिवार के साथ करने हेतु जोर दिया जाए, तो उस व्यक्ति से प्रगणक पर्यवेक्षक द्वारा वीडियो कॉल से पूरी सूचना ली जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि अपनी गणना उस स्थान पर न कराएं, अन्यथा दोहरी प्रविष्टि के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी कहने का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति क्या हो, बिहार में ही कहीं दूसरे जगह पर रह रहा हो और वो यदि वहां पर गणना कर लिया तो यहाँ पर नहीं करेंगे, और यदि यहाँ कर रहा है तो वहां पर नहीं करेंगे, यानी कि दोहरी प्रविष्टि नहीं करेंगे। यानी एक व्यक्ति 2 जगह गणना में नाम नहीं लिखाएंगे, उनसे सूचना ले लिया जाएगा। ये समझ में आ गया? कोशिश करना है कि उनको पूरा क्लियर बता दे कि आपको गणना कहीं दूसरे जगह तो नहीं हो रहा है ना। और यहाँ पर देखिए अस्थायी प्रवासी का जो है, इसका भी कोड आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे लागू नहीं, किसके लिए लागू नहीं? यदि आवासीय स्थिति में है, अस्थायी स्थिति में है, तो उसके लिए लागू नहीं होगा, यानी 1 कोड भराएगा। और बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार, यानी रोजगार के लिए गया है या नौकरी के लिए गया है, तो 2 भराएगा। बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा, यानी शिक्षा के लिए गया है, बिहार में ही है,
तो जो है 3 भराएगा। और अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार यानी दूसरे राज्य में चला गया है, रोजगार कर रहा है, तो 4 भराएगा। अन्य देश में नौकरी या रोजगार यानी दूसरे देश में चला गया है, तब कितना भराएगा? 5 भराएगा। अन्य राज्य में शिक्षा के लिए गया है तो 6 भराएगा, और अन्य देश में शिक्षा के लिए गया है तो 7 भराएगा। यानी ये कोड से ही भी आपको क्लियर हो जाएगा, ज्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी इतना समझदार तो है ही। अब यहाँ पर कंप्यूटर या लैपटॉप, इसमें भी ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उनसे पूछेंगे कि भाई आपके पास कंप्यूटर है तो कोड आपको भरना है यहाँ पे, यदि नहीं है तो नहीं भरना है। यहाँ पे देखिए है तो हाँ, और हाँ तो कैसे हाँ, तो इंटरनेट के साथ आप चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। इंटरनेट के साथ यदि आपका कंप्यूटर है तो 1 भरना है, इंटरनेट के बिना कंप्यूटर है तो 2 भरना है, और आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपको 3 भरना है। ये सिंपल सी बात है। मोटरयान में भी यही काम करना है। यदि 2 पहिया है, 3 पहिया है, 4 पहिया है, 5 पहिया है या 6 पहिया है, ये सब जितना है आपको उसके अकॉर्डिंग जो है कोड आपको फिल करना है। अब यहां पर हम आते हैं भूमि की स्थिति में। भूमि की स्थिति में देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, और वैसे हम इसके पर एक और वीडियो स्पेशल बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मोटा मोटी आप ध्यान दे दीजिए। दिख रहा होगा, यानी कृषि भूमि यदि 0 से अधिक और 50 डेसिमल तक, तो इसको हम मानते हैं कट्ठा के रूप में, यदि गिनती करते हैं तो 11 कट्ठा के रूप में जाना जाता है। कितने कट्ठा? 11 कट्ठा। और इसके बाद 50 डेसिमल से अधिक और 1 एकड़ तक, यानी इसको 22 कट्ठा, ये 11 कट्ठा से हम बढ़ाते जाएंगे, और ये 22 हो गया, ये 33 हो गया, ये 44 कट्ठा, इसी तरह से जो है यहाँ पर 2.5 एकड़ से अधिक और 3 एकड़ तक, यानी कि इसका कोड 8 भरा या 88 कट्ठा, इतना का जो है हम कट्ठा के रूप में जो है, जिसको 5 एकड़ से अधिक यानी 110 से अधिक है, उसको जो है कोड 10 भराएगा। क्लियर, समझ में आ गया? और आवासीय भूमि में भी जो है आपको इसी के रूप में मतलब फिल करना है। यहाँ पर दिखा हुआ है कि कितना डिसमिल है, यहाँ पर डिसमिल एकड़ में बताया गया है, और आपको जो हम कट्ठा में बता दिए, क्योंकि गांव घर में ज्यादातर कट्ठा ही चलता है, इसलिए कट्ठा की जानकारी आपको दे दी। इसके बाद यहाँ पर सभी स्रोतों से मासिक आय, यानी कहने का मतलब है कि जो इतना स्रोत यदि आप बता रहे हैं कि हम नहीं, हम सरकारी रोजगार में है, प्राइवेट रोजगार में है, तो आप कितना कमाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मासिक आय पूछ रहे हैं, यानी कि महीना में आप कितना कमाते हैं, तो आपको महीना के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड फिल करना है कि आप महीना में यदि 0 रुपया से अधिक यानी 6000 तक यदि आप कमाते हैं तो आपको 1 फिल करना है, 6000 से अधिक और 10,000 तक कमाते हैं तो 2 फिल करना है। इसी तरह से कोड आपको फिल करना है, और लास्ट में आपको आधार संख्या लेना है, और आधार संख्या स्वेच्छा से लिखा हुआ है, लेकिन आपका कोशिश रहेगा कि आधार संख्या निश्चित रूप से ही सभी व्यक्ति से लिया जाए, ताकि जो है पूरा पुष्टि हो सके, उनका शुद्धिकरण हो सके, और किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगा।